दोस्तों हमारा 8 क्वेश्चन तक हो चुका है। अब हम 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा वीडियो मैंने पॉज कर दी थी बीच में, कुछ मिस्टेक हो गई थी। कह रहा है निम्न में से क्या वाइगोत्स्की के सिद्धांतों का उपयुक्त कक्षागत निहितार्थ है। बच्चों से अपेक्षा कर रखनी चाहिए कि पूर्ण रूप से वो खुद से चीज़ों को खोज पाएंगे। नहीं, ये गलत है। बच्चों में वांछनीय व्यवहार का बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देने चाहिए। बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सजा देनी चाहिए, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने में मार्गदर्शन और सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका हमारा जो ऑप्शन है, हमारा फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि बच्चों में जितना हम मार्गदर्शन करेंगे और उनकी जितनी हेल्प करेंगे उतना वो आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। कह रखा है रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत और इशारे देकर मदद करती है। जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे एक कर अपनी मदद कम करना निम्न में से किसका उदाहरण है। पाठ का, अनुकरण अधिगम का, बहुबुद्धि का, या संज्ञानात्मक द्वंद्व का। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन आएगा पाढ़, यानी कि पहला ऑप्शन है। क्योंकि जो रोमा और जसप्रीत को जो क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में इशारे कर रही है, वो क्या नाम है, जब तक जसप्रीत उससे उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा धीरे धीरे अपनी मतलब स्कैप फोल्डिंग जिसे कहते हैं। पार्ट मतलब क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रित में रखना चाहिए। बच्चे में बच्चे तभी सीखते हैं जब वो शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से कंट्रोल रखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। क्योंकि हम बालकों की जो रुचियाँ होती हैं, आवश्यकताएँ होती हैं, उनकी मेंटलिटी जो लेवल होता है और जो एप्टीट्यूड होता है, वो उसको ध्यान में रखते हुए सारी जो टीचिंग एप्टीट्यूड को, उस प्रोसेस को उस वातावरण में हम मतलब लेकर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और उन और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों को गहराई में देख पाते हैं। तर्क गणितीय बुद्धि से, शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि से, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से, या भाषाई बुद्धि से। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा फोर्थ आएगा, भाषाई बुद्धि से। क्योंकि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सक्षम बनते हैं और अपने विचार को वर्गीकरण करते हैं, पैटर्निंग करते हैं और दोस्तों इसका ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड आएगा, सॉरी, इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्गीकरण और पैटर्निंग संबंध को गहराई से देख पाते हैं और स्वयं को समझते हैं। किसी की भावनाओं, आशंकाओं और प्रेरणाओं की सराहना करने के लिए उनकी अंतर्व्यक्तिक बुद्धि कहलाती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सह शिक्षक कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक को शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो और लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है। जेंडर समता, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा सेकंड आएगा, जेंडर रूढ़िवादिता। क्योंकि इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता यही है कि स्त्री पुरुष में या लड़के लड़की में जो रोल होता है उनका, समाज में सामान्यकरण को मतलब गलत, मतलब एक तरीके से गलत चित्रण, मतलब गलत चित्र को दिखाता है। क्योंकि उनके महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव को मुख्य कारण माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और एवं समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण है। इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यालयों में प्रतिकरण और नामीकरण है। यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देता है। यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। यह डर और चिंता पैदा करके सिखाने को बढ़ाता है। ए और बी, बी सी डी, बी सी, चौथे में ए बी सी डी, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बी और सी आएगा। क्योंकि
यह शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्र में मदद करने में अवसर देता है और ये इवेल्युएशन को हम सीखने का हिस्सा भी माना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? किसको छोड़ करके यानी बजाय मतलब होता है छोड़ना, सूचनाओं को मात्र प्रत्यास्मरण को, यानी आखिरी जनगणना किस वर्ष में हुई थी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जाए। तो इसका हमारा ऑप्शन आएगा डायरेक्ट फोर्थ ऑप्शन आएगा, क्योंकि समाज में हम यही प्रश्न होता है कि अपने चिंतन को बढ़ावा करते हैं, यानी कि समालोचनात्मक का अर्थ होता है कि चिंतन को बढ़ाना, लेकिन सूचनाओं को छोड़ करके। ठीक है, अगला हमारा 16 क्वेश्चन है, कह रखा है वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को डैश अलग अलग प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई नहीं। प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ने को कहना चाहिए। तीसरा और चौथा तो बिल्कुल ही गलत है, और करना चाहिए आई थिंक मुझे लग रहा है पहला इसका ऑप्शन आएगा, क्योंकि जब हम करेंगे नहीं लर्निंग बाय डूइंग तब तक हमें कैसा पता चलेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? सहयोग है, पृथक्करण है, नकारात्मक भेदभाव है या नामीकरण है? इसका दोस्तों आएगा हमारा सहयोग है, पहला ऑप्शन आएगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति सहयोग होती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं यानी नॉर्मल गर्ल्स बॉयज़ दोनों मेंटलिटी और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से बाधित बालक जो होते हैं और जितनी भी गर्ल्स होती हैं यानी बालिकाएं, वो सभी एक साथ बैठकर शिक्षा लेती हैं, विद्यालय के अंदर उसको ग्रहण करती हैं, और शिक्षा सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार एक हमारा कानून है उसको भी बताता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 18, एक शिक्षक को वंचित समूह में के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए, कहीं हद तक ठीक है। और बच्चों की शैक्षिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों के समूह बनाए जाए। बच्चों की उनकी जाति के आधार पर अलग अलग समूह बांटा जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। और फोर्थ कह रहा है उन्हें पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञान का पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उसके लिए अर्थहीन हो। नहीं, ये गलत है। थर्ड और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, तो हमारा ये फाइनल आंसर आएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कह रखा है कि जहाँ पर व्यक्ति भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए, एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के लिए ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जहाँ उन्हें समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, जिसको वो अच्छे तरीके से अपने जीवन में उतार पाएँ और सफल हो पाएँ किसी चीज़ को लेकर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे के बुद्धि परीक्षण को इस स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है और वह कक्षा में नियमित और क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका निष्पादन बुरा हो जाता है। बच्चे में किसके लक्षण का होने का संभावना है? डिस्ग्राफिया का, डिसकैल्कुलिया का, डिसलेक्सिया का, स्वलीनता का। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो डिसलेक्सिया होता है वो बच्चे मतलब सीखने से लेकर कठिनाई महसूस करना एक तरीके से। ठीक है, जो हमारे पढ़ने और शब्दों की जो शुद्धता होती है पढ़ने की, वो उसको इफेक्टेड डालती है। तो ये डिसलेक्सिया है हमारा, तो इसका ये थर्ड ऑप्शन आएगा हमारा। और डिसकैल्कुलिया होता है कि मैथ से रिलेटेड जो भी मतलब जोड़ने घटाने में बच्चों को दिक्कत होती है, डिसकैल्कुलिया होता है। स्वलीनता होता है कि अपने आप में खोए रहना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 20, रचनात्मक क्या है? बिना ऊब के किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, लंबे गद्यांश को रटने की क्षमता,
अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता, दूसरों की नकल ज्यों की त्यों करने की क्षमता। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, अपसारी ढंग से सोचने की क्षमता। क्योंकि जब तक जैसे अपसारी का मतलब होता है पार्श्व सोच भी होता है और रचनात्मक सोच भी होता है, इसको ध्यान रखना। रचनात्मक को ही अपसारी कहते हैं और पार्श्व भी कहते हैं, क्योंकि यह समस्या समाधान समाधान के मौजूदा तरीकों को चुनौती देती है और समस्या को देखने का नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। रचनात्मकता छात्र को नई संभावनाओं की खोज करने का अधिकार देती है तथा नए ज्ञान के निर्माण का सपोर्ट करती है। सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जाता है? सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, व्यवहार के अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, फर्स्ट आएगा एक्टिव और सोशल प्रोसेस के रूप में आएगा। क्योंकि सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सामाजिक की प्रक्रिया और अधिगम और संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सेंटर पॉइंट होता है, जो ज्ञान को सामाजिक निर्माण के रूप में मानता है और अधिगम संज्ञानात्मक विकास की सामाजिक पहलुओं को प्राथमिकता देता है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है कि ये क्वेश्चन पूछ रखा है 22, आंतरिक अभिप्रेरण प्रेरण का क्या उदाहरण है? उदाहरण क्या है? प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, साइकिल पाने के लिए प्रथम आना। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, अपनी पुस्तक में उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना। क्योंकि जो बच्चा के अंदर जब उत्सुकता नहीं होगी, किसी चीज़ का भाव नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगी, तो उस चीज़ को वो कैसे करेगा आगे। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए बच्चे के अंदर कि मुझे कुछ करना है या आगे बढ़ना है। ठीक है, वो स्वाभाविक होना चाहिए, तभी वो अपनी इंटरेस्ट यानी जो रुचि है वो आगे को बढ़ा पाएगा और आगे वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको आगे अच्छा कर पाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 23, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावनात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। आर कह रहा है भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित है। ए आर दोनों सही हैं। आर से सही व्याख्या करता है कि ए आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या ए की नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत हैं। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, ये दोनों ही अपने आप में सही हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 24, कह रहा है महारत उन्मुख ही वार्धिक सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, मानते हैं कि क्षमता स्थिर है व स्थायी है, बहुत सी आस आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य नहीं करते, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद लेते हैं। ए भी सही है, सी भी सही है, ए डी सही है या सी डी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, थर्ड आएगा ए और डी बिल्कुल सही है। क्योंकि जो महारत उन्मुख वार्षिक सीखने की जो लक्ष्य होता है तय करना होता है और सीखने में क्या है सुसाध्य करने मतलब अपने सफल बनाने के लिए दूसरों की सहायता भी लेते हैं हम। कह रहे शिक्षक को अपने छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकदम महारत और लक्ष्य उन्मुख निर्धारित पहले से डिसाइड करना चाहिए और उसमें क्षमता यानी जो उसकी कैपेसिटी होती है वो एकदम सटीक होनी चाहिए, आगे उसका नज़रिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 25, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को डैश नज़रअंदाज करना चाहिए, ये तो गलत है, पर उन्हें सजा देनी चाहिए, नहीं गलत है, उनकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, ये गलत है, जो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है इसका। ये तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन था। अगला हमारा 26 है, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, नहीं ये गलत है, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षा रखते हैं, नहीं ये भी गलत है, उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते, ये भी गलत है, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते रहना चाहिए, तभी वो बच्चा आगे चलकर कुछ सीख सकता है सक्रिय रूप से अपनी समस्याओं को समाधान हेतु जो पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑप्शन पे विचार करते हुए एकदम सटीक यानी कि एकदम जो यानी कि
सटीक आंसर पर समाधान ढूंढना चाहिए। ठीक है, समाधान हम कर सकते हैं। 27 में क्या रखा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए किया जाता है। यह उदाहरण है, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर व उनकी सक्रिय भागीदारी है। परंपरागत कक्षा का जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल केंद्रित विधियों से अधिगम कराने को महत्व देता है। चौथा दे रखा है कि एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो ये तो डी तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा 27 का फर्स्ट आएगा ए और सी, जिसमें क्या रखा है, एक प्रगतिशील कक्षा का जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर और उनकी सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, यानी एक्टिवनेस होना चाहिए। और ये शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर बाल सेंट्रल मतलब चाइल्ड सेंट्रल मेथड अपनाना चाहिए, ताकि बच्चे को पूरा पूरी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, क्योंकि जो भी हम गतिविधियाँ करती हैं उसके माध्यम से ज्ञान सृजन होता है और उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा का एक उदाहरण होना चाहिए कि वो आगे बढ़ता रहे, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए और एक्टिवनेस होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, एक ऐसी कक्षा होनी चाहिए जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर के भी बाल केंद्रित विधियों का भी महत्व बता सके बच्चे को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 28 कह रहा है, अभी कथन दे रखा है, शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रकार के समूह में पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में किसी भी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते। दे रखा है ए आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। 28 का आएगा हमारा फोर्थ, ये दोनों ही हमारे गलत हैं, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ है वो अधिगम में विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं। इसलिए शिक्षक जो टीचर होते हैं वो विद्यार्थियों को अलग अलग यानी कि एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन मेथड, एक तरीके से यानी कि क्लासिफिकेशन मेथड, एक तरीके अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते हैं, जिससे क्या होता है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में समझ कर शिक्षण एक परफॉर्मेंस कर सकें। ठीक है, अगला जो है शिक्षा छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को अवधारणा को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, तो गलत है। प्रत्यक्ष निर्देश तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ये भी गलत है। संसाधन के लिए प्रावधान करना चाहिए जिसमें वो करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, ये तो कहीं हद तक ठीक है। मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए जो बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करने हैं, उनको नीचे नहीं गिराना चाहिए, तो हमारा इसका थर्ड ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे के अंदर हम जो भी बच्चों के बीच में जो भी हम गहरी यानी डीपली नॉलेज डालेंगे, जो उनके अंदर डीपली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो उतना वो बच्चे की समझ विकसित होगी। ठीक है, क्योंकि शिक्षक को ये संसाधन एक ऐसा प्रावधान रखना चाहिए अपने पास जिससे वो करके सीखने में अच्छे कर आगे कर सकें अच्छे से, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं यानी प्री कॉन्सेप्ट उसको समझने और समझ के शिक्षार्थियों की जो प्रॉब्लम है बेसिक ज्ञान की उनको प्राप्ति करानी चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विविध भौतिक शिक्षण विद सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणा में किस क्रम में मदद मिलती है? ठोस से अमूर्त, अपरिचित से अपरिचित, उच्च क्रम से निचले क्रम, जटिल से सरल। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों फर्स्ट आएगा ठोस से अमूर्त, क्योंकि इसमें क्या रखा है कि जो अलग अलग यानी विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से जो बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में ठोस से अमूर्त क्रम की मदद मिलती है।
क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे में परिवेश के आसपास के जो वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद अवगत कराया जाता है उसके वो वस्तुओं और तथ्यों के संबंध के। सोचने विचार करने से क्षमता जो है यानी कैपेसिटी डेवलप की जाती है। इसीलिए छोटे बच्चों के जो शिक्षण होते हैं यानी कि जो टीचिंग होती है, वो शिक्षण यानी टीचिंग जो मटेरियल होता है, मॉडल, रियलिटी मेटल्स ये होते हैं जो अधिक बार प्रयोग किया जाता है। क्योंकि उनको जो सीखने में हमारी जो कैपेसिटी होती है यानी क्षमता जो होती है ठोस से अमूर्त क्रम में संकेंद्रित होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसका पहला पार्ट थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया तो वो छोटे से पार्ट में मैंने बनाया है, वो अलग मैं वीडियो उसको अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।